स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। शुक्रिया विनोद जी, जिन चीजों को अंग्रेजी वाले कंट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्स बोलते हैं, उनको हम हिंदी वाले उनको अंतर्विरोध और विरोधाभास बोलते हैं। तो इस वक्त भारतीय राजनीति तरह तरह के अंतर्विरोध जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तरह तरह के विरोधाभास जो हमें चकित कर देते हैं, उस दौर से गुजर रही है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई किफायत रखी जानी चाहिए, लेकिन हमारा पूरा कानून मंत्रालय, हमारे आदरणीय मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बहुत बहुत से सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज और हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री, ये सब लोग लंदन में बहुत ही महंगी बैडमिंटन खेल रहे हैं और वो सब सरकार के पैसे से चल रहा है। शानदार दावतें उड़ रही हैं, तस्वीरें डाली जा रही हैं बैडमिंटन खेलने की। अच्छा, अब ये चीज तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसके अंतर्विरोध में खड़ी हुई है, या एक दूसरी वो अपील उस अपील को कैंसिल कर देती है। किफायत करने की अपील, विदेश न जाने की अपील, ये सब कर, लेकिन ये हो रहा है और सरकार मानती है कि हम कुछ भी करते रहें, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, हम ही जो है हम हैं, बाकी कोई है नहीं, ये सरकार का मानना है। और एक तरह से देखा जाए तो सरकार को अगर ये घमंड आ गया है तो घमंड इसलिए भी है कि उसने जितने लोकसभा चुनाव में बहुमत खोने के बाद झारखंड को छोड़कर सारे चुनाव जीत भी लिए और बड़े अच्छे तरीके से जीत लिए। और अभी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल को वो ऐसा लगता है हफ्ते भर के अंदर ही खत्म कर देगी सरकार। उसका विधायक दल भी हड़प लेगी और संसदीय दल भी हड़प लेगी। ये पार्टी बिल्कुल सिकुड़ जाएगी तृणमूल कांग्रेस की, साफ तौर पर दिख रहा है। उसको कोई रोका नहीं आ सकता, कोई तरीका नहीं है उसको रोकने का। दूसरी तरफ इसका सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि सरकार के खिलाफ जो सरकार को चिंतित करने वाली जो समस्याएं हैं वो कहीं से कम नहीं हो रही हैं, और सरकार की अपनी कार्यस्थानी का नतीजा है, सरकार के अपने किए धरे का वो नतीजा है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद पड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रतिदिन इन लोगों की सीरियल इंसल्ट कर रहा है। लगातार वो कह रहा है 12.5% लगा देंगे आपके ऊपर क्योंकि आपने मजदूरों का शोषण किया है, श्रम का शोषण कर रहे हैं। और हमारे पुरानी है ये पुराना उनका कैंपेन है। यूएस और यूरोपियंस का पहले ज्यादा होता था। हाँ, सुपर यूएस से ज्यादा डेमोक्रेट्स ज्यादा करते थे और यूरोपियंस ज्यादा करते थे। अब ये भी करने लगे। अब हमारे वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम डील कर लेंगे इससे, मतलब जो है हम हैंडल कर लेंगे इसको। शर्म नहीं आती ये कहते हुए हम हैंडल कर लेंगे इसको। सीधा सीधा आपके ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है, इसका आप खंडन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम सब लोग ये नहीं कर रहे हैं, हमने इसके खिलाफ कानून बना रखे हैं, अगर इन कानून के पालन में कोई दिक्कत है तो हम उस दिक्कत को निपटेंगे उससे। लेकिन ये सब नहीं कह रहे। अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। सीरियल इंसल्ट भारत की जा रही है। भारत की संप्रभुता के ऊपर एक पांव रखा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का भारी पांव रखा हुआ है, और जब चाहता है तो उसको यूं यूं करके वो मसलता है। अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल पतली है, महंगाई का बम फूटा हुआ है, बेरोजगारी का बम फूटा हुआ है, बहुत बुरी हालत है। शिक्षा व्यवस्था की हालत यह है कि प्रतियोगी परीक्षाएं फ्लॉप हैं, सीबीएसई फ्लॉप है, बहुत बड़ा घोटाला है, सब लोग रो रहे हैं। सरकार के एक मंत्री के खिलाफ खुलेआम इस्तीफे की मांग की जा रही है, पूरी सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही है। सरकार पसुपेश में है, इस्तीफा दिला दिया इसका, जाने कौन कहां तक इस्तीफे जाएंगे, नरेंद्र मोदी तक इस्तीफे मांगे जाएंगे फिर तो है। तो ये हालत है, एक तरफ ये हालत है, दूसरी तरफ ये हालत है। ये जो राजनीतिक परिस्थिति है, विपक्ष कमजोर है लेकिन एकताबद्ध हो रहा है। कल ही विपक्ष की बैठक हुई है और उसने एकताबद्ध होने की दिशा में कम से कम पहला कदम तो उठा ही लिया है। तो ये जो हो रहा है, ये जो अंतर्विरोध है, या इसको आप पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, ये इसको किस तरीके से देखा जाएगा? हमारी राष्ट्रीय राजनीति किस मुकाम पर खड़ी हुई है विनोद जी? अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जननी की इजाद करती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी। जरूरत जो है आविष्कार की जननी है। इजाद करने की जननी जरूरत होती है। और अपने आप को जब जरूरत के चलते बहुत कुछ आदमी करता है, और मैं समझता हूं कि आज के दिन हमारे को एक तटस्थ, एक स्ट्रांग विपक्ष की जरूरत है। और वो विपक्ष हमको बनता हुआ कभी नजर आता है और कभी नहीं आता। मेरा ये मानना है कि ये जो आपने सारी समस्याओं की बात की है, वो समस्याएं, हर समस्या जो है विपक्ष नहीं सुलझाता। कुछ समस्याएं लोकतांत्रिक इदारे भी सुलझाते हैं, अगर उनके पास बैडमिंटन खेलने से समय हो, थोड़ा समय निकाल सके तो। जो हम देख रहे हैं, इट्स अ होलसेल
lack of shame on the part of so many institutions. देखिए, शर्म बड़ी चीज होती है सार्वजनिक जीवन में, और हमारे अभी जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स थे जिन्होंने अभी मीटिंग की, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है हमारे मुख्य न्यायाधीश को SIR पे। वो मुख्य न्यायाधीश जो वहां पर शटलकॉक खेल रहे हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी है, और ये वही मुख्य न्यायाधीश हैं और वही खंडपीठ, वही जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसमें इन्होंने कहा कि SIR वाज वैलिड। ये उनकी टिप्पणी है, लेकिन ये तो किसी ने कहा ही नहीं था कि इनवैलिड है। उसकी वैलिडिटी पे तो सवाल ही नहीं थे। अबे जी, थे क्या? सवाल ये थे कि क्या जिस प्रोसेस से किया गया SIR वो ईमानदार प्रोसेस था, वो इंटेग्रिटी थी क्या उस प्रोसेस में जिस प्रोसेस से वो किया गया। और अब आप कह रहे हैं, अब उसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो TMC को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, खुद से भी फूट रही है, कुछ उस पर वो गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। वो जो धक्का दिया जा रहा है गिरती दीवारों को, वो सरकार के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम तो इसमें है ही नहीं कुछ, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन उनके जो एजेंट्स हैं, मीडिया में एजेंट्स हैं, वो रोज वो जो है श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की, ये तो पार्टी खत्म हो गई, इसमें इतना करप्शन था। मतलब जज, वो दे आर द जज, ज्यूरी एंड द विटनेस। देखिए, कहने की बात क्या है, आज के दिन जो चैलेंज है उसमें सत्तारूढ़ दल को ललकारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ इदारे नहीं हैं भी तो डरे हुए हैं या कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मुख्य फॉर्मेशन को, जो विरोध की फॉर्मेशन है, मेजर ऑपोजिशन अलायंस फॉर्मेशन, उसको क्या करना चाहिए? उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जनता का मानस जो है उनके पक्ष में हो जाए। वो कैसे करेंगे? उनके पास एक ही तरीका करने का कि वो जमीन पे उतरें और अनाउंस कर दें मास मूवमेंट अगेंस्ट दीज थिंग्स जो कि हो रही हैं, खासकर जो शिक्षा में धांधली है। शिक्षा में धांधली को मुख्य मुद्दा बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक इदारे हैं, उनको किस तरह से उनका मन मोड़ लिया गया है कि वो जनता के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक मुद्दा होना चाहिए। देखिए, बहुत बार हमने देखा है कि जब जनता आवाज उठाती है तो बड़े बड़े लोग झुकने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि किसानों ने तटस्थ होकर आवाज उठाई थी और सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को मानना पड़ा उनका हस्तक्षेप कि सही है, हम ये वापस ले रहे हैं 3 कानून। ये जो मजबूती किसानों ने दिखाई, या वो जो मजबूती जेपी की मूवमेंट ने दिखाई थी, या नवनिर्माण मूवमेंट में जो मजबूती दिखाई गई थी, ये उस तरह के विरोध का माहौल है जो अभी तक वो विरोध डेवलप नहीं किया गया है, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। और इन लोगों को अब ये कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद मिलेंगे। अबे जी, हम और आप 2 महीने के बाद मिले तो हमारी बात में वो जो फोर्स रहेगी, हमारे नैरेटिव में जो उसका नतीजा निकलना चाहिए, वो रहेगा क्या? लोगों के मस्तिष्क में रहेगी क्या वो बात? देखिए, आजकल का जो समाज है उसमें रात गई बात गई, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। देयर इज नो स्कोप फॉर एब्सेंटिज्म इन पॉलिटिक्स। और जिस जिस दिन ये पॉलिटिकल पार्टीज लोकतांत्रिक वार्तालाप में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं तो इनकी गैरहाजिरी लग रही है।
ये इनको समझना, एक एक दिन इज क्रूशल, क्योंकि वरना मॉनसून सेशन में वो नया डिलिमिटेशन बिल लाएंगे बिल्कुल। और उसके पक्ष में वोट जोड़ रहे हैं, पार्टियों को तोड़ रहे हैं। अगर 2/3 बहुमत लेके उन्होंने पास करवा लिया, उसके बाद आपके हाथ कुछ बचेगा ही नहीं। और उनका क्या रहेगा, रुझाएंगे कैसे? हालांकि मैं समझता हूं जो डीएमके है वो एक दानिशमंद पार्टी है, तो वो कुछ ऐसा नहीं करने होने देगी, मैं मानता हूं। और जो टीडीपी जैसे दल भी हैं, उनको अपने भविष्य का भी तकादे पे रखा हुआ नजर आएगा कि भाई हमारा अपना भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा अगर हम इनके हिसाब से चलेंगे। तो इन्होंने जो पिछले बार जो डिफीट हुआ बिल, उसमें तो 71 के हिसाब से डिलिमिटेशन होना है। सेंसस जो है 71 का सेंसस, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होना है। और जो असेंबलीज में 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से होना है, पहले 2001 के सेंसस से था। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसको हम अपने छोटे से प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इनको कहेगी कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो कानून के अनुसार फिर नए सेंसस के हिसाब से, जो कि करंट चलने वाला है 2027 में खत्म हो जाएगा, उसके हिसाब से सीटें मिलेंगी आपको। और जो हमने फॉर्मूला दिया था कि हर किसी की 50% बढ़ा देंगे, वो लागू नहीं होगा और पॉपुलेशन के हिसाब से आप लूजर होंगे, जो सदर्न स्टेट्स को कहा जाएगा। ये अगर सरकार ऐसा कोई बिल लाती है और ऐसी कोई बात करती है और उसमें अपने बहुबल का इस्तेमाल करके, अपनी बहुमत का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में उसको पास करवा लेती है, तो उसकी उस पे विवेचना के लिए वही जो शटलकॉक खेल रहे हैं उनके पास जाना पड़ेगा, जो बैडमिंटन खेल रहे हैं। जो बैडमिंटन खेल रहे हैं उन्हीं के दरवाजे पे जाना पड़ेगा ना। तो ये बात तो अभी कहनी शुरू कर देनी चाहिए ना इनको। हम कोई बेइज्जती नहीं कर रहे किसी इदारे की, हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत में, उसकी पूजा में बात बोल रहे हैं भाई। हम लोकतंत्र की पूजा में और अपनी जो हमको किताब मिली हुई है, हमारी जो आईन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी पूजा में बात बोल रहे हैं कि ये मामला बड़ा गंभीर है। आज के दिन जो टीएमसी को तोड़ा जा रहा है या वो टूट रही है, उसके टूटे हुए टुकड़ों से जो इमारत बनने वाली है, वो इमारत जो है, मैं समझता हूं कि वो हो सकता है कि लोकतांत्रिक ना हो सकता है कि वो हमारी आईन के अनुसार ना हो, और उसमें जब गुहार लगा के जाएंगे तो हो सकता है कि सुनवाई ना हो। अभी सुनवाई ना होने का नमूना तो वेस्ट बंगाल में देखा है हमने। भैया आज भी अभय जी, जिसका रोज पिंडदान करते हैं हमारे मीडिया के मित्र, जिस पार्टी का, अबे जी वो पार्टी जो है 2,60,00,000 वोट वाली पार्टी है और 80 उसके पास एमएलए थे टीएमसी के पास, और उसके मुकाबले में जिसने सरकार बनाई उसके पास 2,93,00,000 वोट थे। 2,93 करोड़ और 2.60 करोड़, तो लगभग 30 लाख का फर्क है। 33 लाख का वोट डिफरेंस मान लीजिए आप, और 34 लाख जो है वोट जो है एडजुडिकेशन में पड़ा हुआ है। एसआईआर के तहत एडजुडिकेशन में 34 लाख वोट पड़ा हुआ है। तो मेरा कहना है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप कंधे पर कंधा दे रहे हैं, जिसकी अर्थी को अपने विचारिक लिहाज से, वो पार्टी खत्म नहीं हुई है, वो हारी नहीं है उस लिहाज से जिस लिहाज से लोग हारते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भी जनता का समर्थन ममता के पास है। ममता ने अपार गलतियां की है, और एक गलती जो अभी उसने की है और उस पर लगी हुई है, उसको छोड़ नहीं रही, वो अभिषेक बनर्जी वाली है।
अगर उसको अभिषेक बनर्जी को वो निकाल दें अपने स्टेट ऑफ प्ले से, तो मैं समझता हूं कि अभी भी सुलह हो सकती है। लेकिन अगर सुलह नहीं भी होती है तो तृणमूल कांग्रेस का टूटना सिर्फ ममता बनर्जी की मुश्किलात नहीं बढ़ाता, तमाम विपक्ष का बढ़ाता है, क्योंकि वो आंकड़े बढ़ाता है बीजेपी के आंकड़े बढ़ाता है वो। और बीजेपी जो है अपनी इमारत जो है इस इनके टूटे हुए मलबे से बनाना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि ये विपक्ष को 2 महीने की छुट्टी की कोई जरूरत नहीं थी, लगातार बैठ के करते और कोई निर्णय लेकर निकलते। अब ये कह के गए हैं कि अगस्त में मिलेंगे दोबारा। अभी आप कौन सा माह है? मई में है ना? जून, जी। जुलाई, अगस्त, 3 महीने के बाद मिलेंगे। 3 months is a long time. They have to meet or they have to formulate their strategy before the monsoon session. क्योंकि मॉनसून सेशन बड़ा क्रुशियल होने वाला है भाई जी। और जो हार दिखाई थी पिछली बार विपक्ष ने मिलकर डिलिमिटेशन और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर, उसको रिपीट करने के लिए बातचीत इनको डीएमके के साथ शुरू ऑलरेडी कर देनी चाहिए थी। बहुत से ऐसे दल हैं इंडिया अलायंस में, वो लेफ्ट रोल अदा कर सकता है, वो रोल मुख्य अखिलेश यादव अदा कर सकता है, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो रोल अदा कर सकते हैं। या ये रोल आप मिस्टर खारगे को दो, या आप ये रोल राजीव गांधी को दो, क्योंकि अभी चिदम्बरम ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि हमने तो बता दिया था, पहले डीएमके को बता दिया था जो हम करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसा आया था इलेक्शन का कि सरकार बनाने के लिए ऐसा कुछ कदम उठाने की जरूरत थी। बिकॉज जब मैंडेट फ्रैक्चर्ड होता है भाई जी, तो इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि जनता का आदेश है कि मिलके काम करो। तो मिलके काम करने वाली बात थी, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा। वो पुराने अलायंस पार्टनर रहे हमारे डीएमके वाले, और दे आर वेरी इमोटिव, वेरी इमोटिव पीपल, तो उनको उसी लिहाज से टैकल करना पड़ेगा। लेकिन इमोटिव होने के बावजूद वो बड़े विद्वान लोग भी हैं, वो समझते हैं। ए राजा जैसे लोग जो उनके पास बैठते हैं, कानूनदान उनके पास हैं, जिनको एक एक जो जज, एक मूव तो सरकार का जो है उसको डिकोड कर लेते हैं लीगली। तो वो नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस इस स्थिति में हो कि जो डिलिमिटेशन हो वो अपने हिसाब से करवा ले समस्त भारत में, ताकि हमेशा के लिए इंतजाम हो जाए उनका, इलेक्शन हो या ना हो। तो ये तो बड़ा सीरियस मरहला है। तो इस पे चैलेंज के हिसाब से दे आर नॉट राइजिंग टू द चैलेंज, ऑपोजिशन आज के दिन। और ये बात शायद अंदर खाते कर रहे होंगे, लेकिन इनको एक बाकायदा एक पॉलिसी पेपर तुरंत इशू कर देना चाहिए मॉनसून से पहले, मॉनसून सेशन से पहले। और वो जो पॉलिसी पेपर है वो सबकी उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए कि किस तरह का डिलिमिटेशन चाहते हैं और किस तरह का कैसे होना चाहिए, और महिलाओं का आरक्षण जो है क्या उसके साथ जोड़ना उचित होगा। भाई महिलाओं को आरक्षण देना आज ही के हिसाब से दे दो, जैसे कि उनकी पुरानी पोजीशन है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि चैलेंज बहुत भीषण है। नहीं, ये जो आपने परसीमन वाली बात कही, ये तो बिल्कुल साफ है, आईने की तरह साफ है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद इनको मिल जाएंगे। और मैं कह तो रहे ये हैं कि 20 कह रहे हैं 20 है हमारे साथ। हाँ 20 इनके साथ हैं। और कह अगर रहे हैं, हाँ दावा है उनका, अगर डीएमके तैयार नहीं हुई, डीएमके के सामने प्रस्ताव रख दिया गया होगा या रख दिया जाएगा सरकार की तरफ से, अगर डीएमके परसीमन वाले कानून का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो ये लोग डीएमके के संसदीय दल को भी तोड़ देंगे। नहीं तो ये तो बातें कर लेनी चाहिए ना पहले से। हाँ, डीएमके के संसदीय दल को तोड़ देंगे। और इतनी उसको तोड़ने में उन्हें ज्यादा दिक्कत आएगी। टीएमसी को तोड़ना ज्यादा आसान है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में
पोस्ट पोल पार्टियां रिड्यूस, हारने वाली पार्टियां रिड्यूस हो, देखिए घट एक जाती बात बताना अभय जी, एक बात बताना चाहता हूँ, हैं। मैं सचेत करना चाहता हूँ कोई जो भी सुन रहा है हमको। हम्म, कुछ दल ऐसे हैं हमारे देश में हम्म, जिनको तोड़ने का खतरा हमको नहीं उठाना चाहिए, हम्म, क्योंकि उनके टूटने के साथ साथ बहुत सी और चीजें भी टूट सकती हैं। हम्म। इतना ही बहुत तक कहना। नहीं, ठीक है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। ये मेरा कहना यह है कि परिसीमन करने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जाएगी। ऐसा परिसीमन वो चाहती है, उसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। उसके लिए वो पहले प्रपंच वीमेन, महिलाओं के आरक्षण को उसके साथ जोड़ चुकी है। अब वो फिर उसको ओपनिंग दिख गई है। तृणमूल कांग्रेस की हार में दो ओपनिंग है उसके लिए। एक तो ये है कि वो उसके सांसदों को तोड़ के अपना परिसीमन कर लेगी, दूसरे अगले लोकसभा चुनाव में अकेली बड़ी ताकत रह जाएगी। पश्चिम बंगाल की अकेले लोकसभा चुनाव में कोशिश होगी पश्चिम बंगाल की सारी सीटें जीत ले, और ऐसा हो सकता है। इससे आज की तारीख में बैठ के इनकार नहीं कर सकते कि नहीं, ये नहीं होगा। मतलब जो है, हाँ अचानक हाँ कहां से कोई नई ताकत प्रकट भाई, हो जाएगी होने के लिए। अंपायर उनके साथ है। हाँ, सब कुछ उनके अंपायर साथ। अंपायर उनके साथ है। जी। और क्या कहते हैं, वो जिसको मर्जी आउट आउट कर दे और जिसको मर्जी खेलने दे। हम्म। अंपायर ही जब आप साथ तो हो उनके। आप तो कुछ कांग्रेस के भीतर जो चलती रहती हैं बातें, उनकी ऊपर ही निगाह रखते हैं अपनी। क्या आपको लगता है हाँ कि कांग्रेस में इस सवाल के ऊपर कुछ विचार हो रहा होगा, या राहुल गांधी इसके ऊपर सोच रहे होंगे? अंततः तो देखिए, गेंद तो राहुल गांधी की पाले में है, क्योंकि सबसे बड़े नेता विपक्ष के वही हैं, उनके पास 100 सांसद हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। अगर भाजपा हारेगी तो वही, उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो गेंद उनके भाई, पाले में है, करना तो उन्हीं को है। भाई सबसे ज्यादा बातें भी वही करते हैं कि ये हो हाँ, जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, संकेत तो पहले ही देते हैं वो। हाँ, ही इज द कैनरी इन द माइन। हाँ, हाँ, वो खदान के अंदर जो कैनरी होती है, जो चहचहाती है तो पता चलता है कुछ गड़बड़ है, हम्म, कहीं कहीं से कोई गैस निकल रही है। मैं ये हम्म, कहना चाह रहा हूं कि बोलने से सिर्फ बात बनेगी नहीं। हम्म, जो कांग्रेस पार्टी देखो सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका दायित्व भी सबसे ज्यादा है, और जोड़ने का दायित्व भी सबसे ज्यादा है, और एक गेम प्लान समझाने का और बताने का और बनाने का भी सबसे ज्यादा है। हम्म, वो जो व्यस्तता, जो चहलकदमी होनी चाहिए हम्म, इस इस दिशा में, वो कदमी मुझे आज के दिन नजर नहीं आ रही है। हम्म, और ये डरने वाली बात है, थोड़ी विचलित करने वाली बात है। इनको ऑलरेडी ये सब बातें शुरू कर देनी चाहिए भाई। कल को वो मॉनसून सेशन शुरू हो जाएगा, उसमें वो ले आएंगे अपना कानून वगैरह। हम्म, हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ऐसा क्या कहते हैं, जो अपने जो नीट की शिक्षा है उस पे ऑल पार्टी मीटिंग बनाइए। और फिर उन्होंने कहा है कि अ, ये जो फॉरेन पॉलिसी पे चर्चा हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए। ये सब बातें होती रहती हैं, तो डिमांड पार फॉर द कोर्स, ये बड़ी रूटीन डिमांड्स हैं। आपको ये कहना चाहिए कि हमको आप बताइए, ये जो परिसीमन की आप बात कर रहे हैं, और ये जो आप ये कह रहे हैं कि दोबारा वो आप लेजिस्लेशन लाएंगे, तो आप किस दिशा में वो लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, उसके फाइन प्रिंट क्या है? वो जो आप ट्रेड डील करना चाहते हैं उसका फाइन प्रिंट हमें दिखाओ, जो यूएसए के साथ ट्रेड डील हो रही है उसका फाइन प्रिंट हमें दिखाइए। तो ये सब बातें इनको करनी चाहिए। और जो आज के दिन जो आर्थिक स्थिति है, और जो बढ़ने का दाम बढ़ने के जो साफ साफ संकेत हैं, महंगाई बढ़ने के साफ साफ संकेत हैं। और राहुल गांधी तो खुद भी कह चुके हैं कि देखना अभी जो सुनामी आएगी, उन्होंने सुनामी की बात की ना, आर्थिक सुनामी। अरे भाई, आर्थिक सुनामी सुनामी को ब्लूप्रिंट बना के हमको लिख के बताओ ना कि क्या कुछ होने वाला है। एक दिन जाके किसी स्टेज पे आप जाके भाषण दे देते हो और उससे सनसनी फैल जाती है, बस उतना ही है क्या खेल? इफ यू नो द प्रॉब्लम, मिस्टर राहुल गांधी, एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, you should offer your set of solutions so that we can compare them with the government's silence or their set of solutions. जी, जी, भाई, इसके आप अपने सेट ऑफ सॉल्यूशन दीजिए। आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, उसका इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, रिसर्च की कमी नहीं है। आप लगाइए 4 लोगों को,
आपके पास पी चिदम्बरम है, आपके पास जयराम रमेश है, आपके पास इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, आपके पास कानूनदान है, आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी है, आपका क्लोज नेबर कपिल सिब्बल है। आप पार्टी में नहीं है आज के दिन, लेकिन इंडिया अलायंस में उनकी हाजिरी थी जब मीटिंग हुई उनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन लोगों को लगा दीजिए ऑलरेडी और बताइए हमको, जनता को, मतलब कि आप ये सब कर रहे हैं, कुछ करते हुए नजर आइए मान्यवर, बस सिर्फ बताते हुए नजर मत आइए, आप मसले को गैर पूरी सुलझाते तरीके हुए भी से नजर आइए। मतलब कुल मिला के इस चर्चा का नतीजा ये निकलता है विनोद जी, चर्चा बहुत ही सार्थक है और जरूरी है कि गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खेमे में है, सारे विपक्ष के खेमे में है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए आगे बढ़कर सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका उन्हीं को निभानी पड़ेगी। हाँ, और आप शटल मत खेलिए, हाँ, शटल खेलने दीजिए जो खेल रहे हैं उनको। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत सही जगह पे उंगली रखी गई। परिसीमन जैसा सरकार चाहती है वैसा हो गया तो फिर कुछ करने के लिए बचेगा नहीं, फिर सब लोग अपने अपने घर के पिछवाड़े में शटल या वॉलीबॉल ही खेलें। हाँ हाँ, अरे भाई क्या है, मतलब आलू टमाटर उगाए और क्या, बस सही, और पकाए और खाएं और बस सोएं। यही रह जाएगा। ठीक कहा आपने, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत बाय धन्यवाद। बाय।